सभी को नमस्ते। आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, ये कोई नया वीडियो नहीं है, लेकिन इसको नए स्वरूप में मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस वीडियो को। ये वीडियो की कॉपी थी मेरे पास, तो इसमें जो राजीव भाई ने एक 2005 में एक कोर्ट केस का जिक्र किया था, जिसमें जो कुरैशी समाज था उसके साथ उन्होंने गाय की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए एक संस्था के साथ मिलकर ये कोर्ट केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसकी जजमेंट को बहुत लोगों ने मुझसे मांगा, लेकिन मेरे पास भी उपलब्ध नहीं थी। तो उस जजमेंट को आज ढूंढकर उस वीडियो में उसके लिंक डालकर आज दोबारा से वीडियो में डाल रहा हूँ। तो आशा है कि ये जानकारी जो है, यदि किसी को चाहिए होगी तो उस वीडियो के लिंक में नीचे दिया हुआ है, और वीडियो में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा विवरण जो पूरा है कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जजमेंट को पढ़िए और देखिए कि राजीव भाई ने जो दलीलें दी थी या जो इस संस्था ने दलीलें दी थी, तो उसको पूरा विवरण से विस्तार से आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये उसके जजमेंट की कॉपी है जो 26 अक्टूबर 2005 को ये निर्णय दिया गया था। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है और कुतर्क उसके बड़े विचित्र विचित्र हैं। जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहाँ रखेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था करेंगे, इसलिए काटते रहो, उनका मांस बेचते रहो। ये जब बहुत ज्यादा परेशानी बन गई मेरे जैसे लोगों के लिए, भारत में जानवरों का कत्ल, गाय का कत्ल, गौवंश का कत्ल, तो हम सब लोग बहुत साल से एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुकना चाहिए। तो उसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ, सन 1998 में मैं और मेरे जैसे कुछ समविचारी लोगों ने एक मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। एक संस्था है भारत में, उसका नाम है अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ। एक दूसरी संस्था है, उसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। दोनों ने मिलकर एक मुकदमा कर दिया। बाद में पता चला गुजरात सरकार भी उस मुकदमे में शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और हमारा मुकदमा यह था कि गाय और गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने जो कसाई लोग थे उनका तर्क था क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया कि इसमें एक कोई बड़ी बेंच बनाई जाए। एक दो जज का मामला नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। 3-4 साल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, फिर अंत में जाके मान लिया कि अच्छा ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए। भारत देश के थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस रहे श्री RC लाहोटी ने अपनी अध्यक्षता में 7 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और 2004 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जो 2005 सितंबर में पूरी हो गई। सुनवाई के समय यही कुतर्क हमारे सामने आए, ठीक यही कुतर्क जो कभी शरद पवार के मुंह से मैंने सुने, जो कभी भारत के पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुने, और जो कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा कहे गए। सारे के सारे कुतर्क एक ही जैसे, वही कसाईयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सबसे पहला कुतर्क कि भारत की गाय को जब बूढ़ा हो जाता है, माने बूढ़ी हो जाती है, तो बचाने में कोई लाभ नहीं है, उसको कत्ल करके बेचना ही लाभकारी है, और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कुतर्क, गाय के चारे की बहुत कमी है पूरे भारत में, तो भूखी मरे उससे अच्छा यह है कि हम उसका कत्ल करें, तो कम से कम मांस तो बिके, भूखी मरे तो वो किसी काम की नहीं। तीसरा कुतर्क कि भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहां रखें। चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क कसाईयों की तरफ से जो दिया गया वो ये कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम गाय की हत्या करें। दिस इज अवर रिलीजियस राइट। कसाई लोग कौन है आप जानते हैं कि कुरैशी समाज है इस देश में जो सबसे ज्यादा जानवरों का कत्ल करता है। उनकी तरफ से ये कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में आए। हमने उनके एक एक कुतर्क का तर्कपूर्वक जवाब दिया, बिना गुस्सा हुए, बिना अपना पेशेंस खोए हुए। उनका पहला कुतर्क आया कि गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देश को। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर रखे। वो ये
कि एक गाय को जब काट देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसके शरीर से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती हैं। एक गाय का साधारण जो वजन होता है वो 3 से 3.5 कुंटल होता है, स्वस्थ गाय का। इसको हम काटें तो उसके शरीर में से मात्र 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उसकी कीमत है लगभग 50 रुपए। तो 70 किलो मांस निकला, 50 रुपए किलो से जोड़ो, 3500 रुपए का। खून जो निकलता है वो 25 लीटर होता है। खून के भाव से वो लगभग 1,500-2 हजार रुपए का। हड्डियां निकलती हैं वो भी 30-35 किलो। उनका हिसाब जोड़ा तो लगभग 1,000-1,200 रुपए का वो। तो कुल मिलाकर एक गाय को कत्ल करें और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें पूरा का पूरा कत्ल करके, खून को भी, मांस को भी, हड्डियों को भी, तो सरकार को या कत्ल करके बेचने वाले को किसी भी स्थिति में 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। फिर हमने कोर्ट के सामने दूसरी बात कही कि यही गाय को अगर कत्ल नहीं किया जाए तो क्या मिलता है। हमने कत्ल किया तो 7,000 मिलेगा, और अगर हम कत्ल ना करें, इसको जिंदा रखें, तो कितना मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन है, एक गाय दिन में लगभग 10 किलो शेन देती है, गोबर, अगर स्वस्थ है तो। और एक गाय दिन में 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, अगर स्वस्थ है तो। गाय के 1 किलो शेन से 33 किलो खाद बनती है, फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। 33 किलो 1 किलो शेन से। न्यायाधीश ने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमने कहा, आप हमको समय दीजिए और स्पेस दीजिए, हम आपको यहीं सिद्ध करके बताते। उनका यस, ठीक है। तो हमने उनको पूरा करके दिखाया, और सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उनको हमने कहा कि अगर आपको परमिशन हो, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये ना जाता हो, तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते कहां कहां किन किन खेतों में हम 1 किलो गाय के शेण से 33 किलो खत बना रहे हैं। मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूं, मेरे आई बाबा दोनों शेतकरी हैं, खेती करते हैं। मेरे घर में 15 साल से गाय के शेण से ही खेती करता हूं। 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है बड़े आराम से। और 1 किलो खत का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो 6 रुपए है। तो 33 किलो का लगभग 1,800 रुपए। 1,800 रुपए एक दिन में गाय के शेण से मिलता है, एक दिन में। और गाय का शेण में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है। तो साल में कितना, 1,800 में 365 का गुणा कर लो। ये तो हुआ शेण एक साल का। और एक गाय की सामान्य उम्र 20 साल है, और वो जीवन के अंतिम दिन तक शेण देती है। तो 1,800 गुणा 365 गुणा 20, और ये कैलकुलेशन लगभग लाख रुपए के ऊपर गया, 2 लाख के आसपास आता है। तो मैंने कहा इतना तो मिला, सॉरी 40 लाख के आसपास आता है, 2 लाख गलत बोला। तो 40 लाख रुपए तो मिल जाएगा शेण से। अब आया मूत्र, रोज का 2-2.25 लीटर, और उस मूत्र से 48 औषधियां बनती हैं। डायबिटीज की औषधि बनती है, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे 48 रोगों की औषधियां गाय मूत्र से बनती हैं। और गाय के 1 लीटर मूत्र का बाजार में दवा के रूप में कीमत लगभग 500 रुपए इस समय, भारत के बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उससे भी ज्यादा है। आपको मालूम है अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है, और अमेरिकन गवर्नमेंट भारत की गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है हर साल। कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं उससे, डायबिटीज की मेडिसिन बनाते हैं। और अमेरिका में गोमूत्र पर 1-2 नहीं 3 पेटेंट है। तो अगर अमेरिकन मार्केट का अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लीटर गाय का मूत्र 1200-1300 रुपए के आसपास बैठता है। तो रोज का 3,000 रुपए का मूत्र,
और 1 साल का 3000 गुणा 365 और 20 साल का 3365 गुणा 20, इतना तो गाय का मूत्र और गोबर हो गया। फिर इसी गाय के शेण से, गोबर में से एक गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं, और मीथेन वही गैस है जिससे आप अपने रसोई घर का भोजन बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं 4 पहिए की। जैसे एलपीजी गैस से गाड़ी चलती है ना, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। तो न्यायाधीश को विश्वास नहीं हुआ, तो हमने कहा आप अगर परमिशन दो तो आपकी कार में हम मीथेन गैस का सिलेंडर लगवा देते हैं, आप चला के देख लो। उन्होंने कहा यस, हमने लगवाया, उनकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगवाया, और जज साहब ने 3 महीने वो गाड़ी चलाई, और वो कहते हैं कि इट इज मार्वलस, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे किलोमीटर, और डीजल से चलाओ तो आता है 4 रुपए किलोमीटर, और मीथेन गैस से गाड़ी चले तो उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, और डीजल से चले तो धुआं ही धुआं निकलता है, और मीथेन गैस की गाड़ी में शोर बिल्कुल नहीं होता है, डीजल की गाड़ी में कान फट जाए इतना शोर होता है। ये सब उनके समझ में आया। फिर हमने कहा कि अगर हम 10 किलो गाय का शेण रोज का इकट्ठा करें तो साल में कितनी मीथेन गैस एक गाय से मिलती है, वो सब कैलकुलेशन, और 20 साल में कितनी मिलेगी। और भारत में इस समय 17 करोड़ गाय हैं, सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करें और उसका ही इस्तेमाल करें तो 1,32,000 करोड़ रुपए की बचत इस देश को होती है। बिना डीजल, बिना पेट्रोल के हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस देश का चला सकते हैं। और इतने सारे कैलकुलेशन जब हमने बम्बार्ड कर दिए सुप्रीम कोर्ट पर, तो न्यायाधीश ने मान लिया कि गाय की हत्या करने से ज्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट की ओपिनियन आई तो ये कसाई लोग भड़क गए, उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़ के दिया था कि हम कत्ल करते हैं तो एक गाय से 7,000 की इनकम, यहां हमने सिद्ध कर दिया कि उसको जिंदा रख लो तो लाखों रुपए की इनकम। फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला कसाईयों ने, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम गाय का कत्ल करें, दिस इज अवर रिलीजियस राइट। हमने कोर्ट को कहा कि अगर इनका ये धार्मिक अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए, किस किसने अपने इस धार्मिक अधिकार का उपयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बनाओ, हिस्टोरियंस को बुलाओ, और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्ट्री निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो, और किस किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उपयोग किया गाय के कत्ल के रूप में। पुराने डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उनमें से एक ने भी गाय का कत्ल किया नहीं। उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। उनमें से एक नाम बता देता हूं, बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा, उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए, माने गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो बाबर ने तो ये कानून बनाया, हुमायूं ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बाबर उसका बाप था, और हुमायूं के बाद जितने मुगल बादशाह थे सबने इसका पालन किया, इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण भारत में एक बड़ा मुस्लिम राजा था, उसका नाम था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। उसने एक कानून बनाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर अली उसके दोनों हाथ काट देगा, शिक्षा के रूप में, दंड के। जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सबने कानून बनाए, गाय की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो ये सब जब दस्तावेज कोर्ट के सामने आए तो हमने कोर्ट को कहा कि आप जरा बताइए कि अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामिक था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, जहांगीर भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था, तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया?
और क्यों गाय का कत्ल रोकने के कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाय का कत्ल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका? क्यों टीपू सुल्तान ने उस कानून का पालन किया? तो हमने कोर्ट से कहा कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी पुस्तकें हैं वो पेश करते हैं और उनमें से कहां लिखा है गाय को कत्ल करो, ये हम जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अबोल जानवर है, इसलिए उस पर दया करो। एक जगह तो ये लिखा है कि गाय का कत्ल करोगे तो दो जख में भी जमीन नहीं मिलेगी, माने जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कभी से हुआ भारत में? इनको पूछो जरा कसाईयों को। तो वो बौखला गए। हमने कहा अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ, उसमें भी देख लेते हैं। कोर्ट ने उनको 1 महीने की परमिशन दिया कि आप 1 महीने में ऐसा कोई दस्तावेज ला के दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है। मान लेंगे 1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो www.supremecourtcaselaw.com ये वेबसाइट एड्रेस है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 66 पन्ने का जजमेंट है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट। और उस मंगल पांडे ने इतिहास बना दिया। वो फांसी पर चढ़ गया लेकिन अपने मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस उसने नहीं खोले, और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उसको मजबूर किया उसको गोली मार दी उसने, मंगल पांडे ने। तो हमने कहा था ये बात कि भारत की आजादी का इतिहास शुरू होता है गाय की रक्षा से। इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आजादी। और आजादी का जब आंदोलन हुआ तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1857 के बाद जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो गांव-गांव में गो रक्षा के लिए लोगों ने समितियां बनाई और उन समितियों ने आजादी का आंदोलन लड़ा। गो रक्षा समितियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और 1857 में इस देश में 7,32,000 गांव थे। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां गोरक्षा समिति ना बनी हो, और ऐसी कोई समिति नहीं थी जिसमें कम से कम 11 सदस्य ना हो। और मजे की बात यह थी कि इन समितियों में हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों, जैन भी, सिख भी, पारसी भी, बौद्ध भी, सब इसमें थे। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही थे, तलवार की जोर पर या किसी लालच में आकर मुसलमान बने। तो संस्कार उनके अभी तक नहीं गए। और ये आपको अगर देखना हो तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं। गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में सभी मुसलमान गाय पालते हैं। एक नहीं, कच्छ के दसियों गांवों में, क्योंकि मैंने कच्छ में 4 महीने रहकर देखा है। जब वहां भूकंप आया था तब भी मैं सेवा कार्य के लिए गया था, 4 महीने रहा था। कच्छ के हर गांव में मुसलमानों के पास गाय है। मैं उनसे पूछता था आप गाय क्यों पालते हैं, तो उन्होंने कहा दूध के लिए। हमको दूध चाहिए, तूप चाहिए, घी चाहिए। गाय के दूध से मिठाई बना के हमारा रोजगार चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। और ये सिर्फ कच्छ में ही नहीं होता है। राजस्थान में आप आइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सभी जिलों में जितने भी मुसलमान हैं वो गाय पालते हैं। और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाके में राठ जाति के एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जहां गाय नहीं है। हर जगह गाय। आप हरियाणा में आइए, हरियाणा में मेवात नाम का एक इलाका है।
जो राजस्थान से लगा हुआ है, दिल्ली के नजदीक। सभी मेवाती मुसलमानों के घर में गाय है, वो भी गाय पालते हैं। तो भारत के आजादी के आंदोलन में जो गोरक्षा आंदोलन चला, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। तो उसका इतिहास यह है कि वो भी गाय पालते हैं वर्षों से, उनको भी दूध चाहिए, घी चाहिए। और हिंदू तो इसलिए पालते हैं कि उनको मोक्ष मिलेगा। जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध जितने भी हिंदुस्तानी हैं लगभग सभी गाय पालते रहे। तो आजादी के आंदोलन में गोरक्षा के काम में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और ये आंदोलन इतना ताकतवर हो गया था कि सन 1894 में अंग्रेजों की रानी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा। वो पत्र की कॉपी मेरे पास है। भारत का उस समय वायसराय था, उसका नाम था लैंसडाउन, और उसका जो नीचे का अधिकारी था, लैंसडाउन के नीचे, दोनों को पत्र लिखा रानी ने। और पत्र में लिखा कि देखिए, भारत में धीरे धीरे गोरक्षा आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हम अंग्रेजों को अब भारत में रहना मुश्किल है। क्यों? तो पत्र में वो लिख रही है कि 350 कत्ल खाने हमने भारत में शुरू किए हैं, जिसमें साल में लगभग 50,000 गाय कटती है। वो सब गाय का मांस हमारे अंग्रेज सैनिक खाते हैं। भारतवासियों को ये पसंद नहीं आता है और उनका विद्रोह और आक्रोश इतना तेज है कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर हमारे खिलाफ हैं। फिर आगे लिख रही है कि मैं आपको आदेश देती हूं कि आप जल्दी से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। फिर अंत में वो सुझाव दे रही है पत्र में कि मेरा एक सुझाव है, अगर आप करें तो बहुत अच्छा। वो सुझाव ये है कि जितने कत्लखाने अंग्रेजों की सरकार चलाती है भारत में, उन सभी कत्लखानों में मुसलमानों की भर्ती कराइए और हिंदुओं को बताइए कि गाय मुसलमान काटते। और उसके बाद पत्र उसने खत्म किया है। लैंसडाउन के पास जब ये पत्र आया तो उसका जो नीचे का अधिकारी था, उसका नाम था डलहौजी। उसने डलहौजी को पत्र दिखाया। दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ, हम कोई ऐसा कोशिश करें। तो जितने अंग्रेज कत्लखाने चलते थे उन सब में मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती की गई और अखबारों में खबर छपाई गई कि देखो गाय मुसलमान काट रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान मिलकर गाय बचा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस हिंदुस्तान में 1895 में हुआ। और उसके बाद आग लग गई पूरे देश में। और ये आग इतनी जबरदस्त फैली कि सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल मुसलमानों को, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को। और उस समय तक अंग्रेजों का वायसराय आ गया था, उसका नाम था कर्जन। कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट नाम का एक कानून बनाया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कर्जन को एक चिट्ठी आई ब्रिटिश पार्लियामेंट से। उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने भारत में बंटवारे का बीज बो दिया है, एक दिन यही बीज वृक्ष बनेगा और भारत देश के 2 टुकड़े करेगा। माने 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ, उसका बीज 1905 में बंगाल के बंटवारे में ही बो दिया गया। और अंग्रेज अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। उनकी रणनीति क्या थी? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। तो परिणाम यही हुआ कि हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ने लगे, अंग्रेजों की सरकार चलती रही और गाय भी कटती रही और उनको मांस भी मिलता रहा। और उसका अंत यह है कि आज तक वही खेल हो रहा है। मैंने इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में जाकर ये जानने की कोशिश की है कि कितने मुस्लिम परिवार हैं जो रोज गाय का मांस खाते। तो पता चला कि भारत में 1% भी मुसलमान नहीं है जो रोज गाय का मांस खाते। वो ये कहते हैं कि साल में 2 या 3 बार खाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत खराब लगता है तो हम बंद कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, वो खुद कहते हैं। और इस विषय पर मैंने हैदराबाद में जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके मौलाना से बात की है, लखनऊ में मौलाना वहीदुद्दीन से बात की है, दिल्ली में बात की है। सभी मौलाना उलेमा तैयार हैं कि अगर हिंदू समाज हमारे साथ बैठे तो हम गाय के कत्ल के प्रश्न को हल करना चाहते हैं।
और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है बरेली में, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कत्ल ना किया जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री सुदर्शन जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बार, और मुसलमानों ने उनकी बात को माना, आदर दिया, और नहीं हुआ इस बार गाय का कत्ल ईद पर, बकरीद पर। तो यह प्रश्न हल हो सकता है, समाज के स्तर पर, हिंदू मुसलमानों के स्तर पर हल हो सकता है। ये सब बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैंने कहा आप अगर इसको मानते हैं तो समाज भी हल कर लेगा। तो कोर्ट ने मान लिया कि सामाजिक रूप से गाय की रक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है। फिर तीसरी, हमने कहा कि यह संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि गाय बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, देखिए संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति और सभ्यता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है, मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, और आप हमेशा याद रखें इसको, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अगर यहां मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूं जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये मराठी है। अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये बंगाली है। अगर कोई महिला गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गुजराती है। अगर कोई महिला पंजाबी स्टाइल की साड़ी पहन के आए, तो भी आप पहचान लेंगे ये पंजाबी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूं, साड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो संस्कृति है, और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी को बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, और जो एक चीज कॉमन है सब में, वो साड़ी है, उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में गाय है। क्यों? हर सभ्यता के केंद्र में अर्थव्यवस्था होती है, और हर अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके से संस्कृति निरूपित होती है। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है, और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है, उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी।